स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अर्थात तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और साथ ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के बारे में। दोस्तों, जैसे कि एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स तो आपको पता है कि पहले 117 थे, फिर 118 हुए और अब 119 हो गए, और ऐसे धीरे धीरे उनकी खोज होती जा रही है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं, जैसे सपोज सोडियम है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसकी पोजीशन क्या है, ये सब हम आज इस वीडियो के थ्रू डिसाइड करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन करने से उसमें उसका जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो किस जगह पर है, और साथ ही उसकी क्या क्वालिटी होगी, हम ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा वीडियो उसमें बनाया है, और बाउ रूल से, बोरबरी रूल से मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए हैं, और साथ ही मैंने उसमें आपको सिखाया है कि किस तरह से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि रसायन विज्ञान में मुख्य रूप से तत्वों एवं उनके यौगिकों के गुणधर्म एवं उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। तो जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि जो तत्व होते हैं उनकी क्वालिटीज़ वगैरह को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और साथ ही नए नए तत्वों की खोज के साथ साथ उनकी संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रत्येक तत्व के बारे में व्यक्तिगत अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि हम पूरे 117 तत्वों के बारे में, पूरा जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सबके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक एक चीज़ों के बारे में याद रखना, उनकी क्वालिटी का पता करना, और साथ ही उसको पूरा अपने माइंड में स्टोर करके रखना, तो इतना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स की तो धीरे धीरे खोज बढ़ती चली जा रही है। तो क्या हम सबके बारे में तो याद नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि इनके अध्ययन का पता करने के लिए, इनको सरल बनाने के लिए हमने तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की। तो इसके लिए क्या किया हमने, तत्वों का वह क्रमिक एवं सुव्यवस्थित वर्गीकरण जिससे समान गुण वाले तत्वों को एक साथ एवं भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रख कर एक सारणी में बनाई, या एक सारणी बनाई गई, जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। तो आवर्त सारणी क्या होती है दोस्तों, इसमें जो समान गुण वाले तत्व होते हैं वो एक साथ रखे जाते हैं, और भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा जाता है। तो उसी के लिए हमने एक पूरी सारणी बनाई, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, यानी आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी की खोज के लिए भी दोस्तों कई सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, मेंडलीफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले मूल आवर्त सारणी बनाई, जिसे हम मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम कहते हैं। इनके नियम के अनुसार क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको परमाणु भारों के क्रम में रखना होता है। तो पहले चलिए समझ लेते हैं मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम। तो मेंडलीफ ने सन 1858 मीन्स 1858 में परमाणु भारों को तत्वों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण मानते हुए एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट, इसको क्या माना गया, मेन माना गया, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक सारणी बनाई गई। अब ये क्या हुआ कि अर्थात तत्वों को यदि बढ़ते हुए अथवा घटते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए, तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। दोस्तों, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या करना होता है कि जैसे अब उसको परमाणु भारों के क्रम में रखा गया, तो जो परमाणु भारों का क्रम रखा गया उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर बताया गया कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन फिर मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त नियम आया। ये क्या होता है कि परमाणु क्रमांक एवं रेडियो एक्टिविटी की खोज के पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु क्रमांक तत्वों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभी तक आपने देखा कि तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है, उसके परमाणु भार होते हैं, बट यहाँ पर आधुनिक
आवर्त नियम में कहा गया कि उनके अभिलाक्षणिक गुण जो है वो परमाणु भार न होकर के परमाणु क्रमांक होते हैं। अतः इसे मुख्य आधार बनाकर एक नया आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परंतु क्या हुआ कि इनकी जो आवर्त सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें क्या है कि एलिमेंट्स को ढंग से खोजा नहीं गया, मतलब उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, तो उसके लिए क्या किया गया, जैसे हीलियम की खोज मान लीजिए बाद में हुई, फिर उसके पहले सोडियम की हो गई, तो सोडियम को पहले रख दिया गया, लेकिन उसके लिए स्पेस छोड़ दिया गया। तो इनका जो आधुनिक आवर्त नियम है, या ये तो ठीक है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, लेकिन इसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर रखने के कारण क्या होता है कि बीच में कई सारे खाली जगह छोड़ दिए गए, तो उसे फिल करना ज़रूरी था। जब नए नए तत्वों की खोज होने लगी तो क्या हुआ कि उसमें जगह कम पड़ने लगा, तो फिर हमारा एक नया नियम आया जिसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी ही हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है। ये जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये आधुनिक आवर्त नियम को मुख्य आधार बनाकर ज्ञात सभी 118 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों एवं 18 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में, जिन्हें क्रमशः आवर्त एवं समूह या वर्ग कहा जाता है, उसमें वर्गीकृत करके बनाई गई आवर्त सारणी को दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, जो कि मोजले की आवर्त सारणी या बोहर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप सुन रहे होंगे कि मोजले और बोहर, इन दोनों को, यहाँ पर क्या है कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसको जो है मोजले और बोहर, इन दोनों ने क्या किया था, इन्हीं दोनों ने मिल करके इसको बनाया है, इसलिए हम मोजले की आवर्त सारणी या बोहर की आवर्त सारणी भी इसी को कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो तत्व होते हैं ना दोस्तों, जो हमारी ऐसे खड़ी लाइनें में होते हैं, जो क्षैतिज पंक्तियों में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आवर्त, और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़े कॉलमों में होते हैं उन्हें हम समूह या वर्ग कहते हैं। आवर्त अर्थात इंग्लिश में हम इसे पीरियड्स कहते हैं, और जो ये खड़े कॉलम्स होते हैं उन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं या कॉलम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन्हीं का हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो चलिए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कई सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम कई ब्लॉक्स में डिवाइड किए हैं, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आप इससे अनजान नहीं होंगे एसपीडीएफ ब्लॉक्स के बारे में, क्योंकि मैंने इसका बहुत ही अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाया है कि ये एसपीडीएफ ब्लॉक्स क्या होते हैं और ये क्या होते हैं, इनके मतलब साथ ही इस ब्लॉक्स को कैसे डिवाइड किया गया है, या किसी भी एलिमेंट को एसपीडीएफ ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उनके प्रॉपर्टीज के बारे में कि उनकी क्या गुण धर्म होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम एसपीडीएफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें या फिर उनका कॉन्फ़िगरेशन कर दें और बाहु रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो एलिमेंट जो होगा वो पीरियोडिक टेबल में किस जगह पर प्रेजेंट होगा। तो चलिए हम यहाँ पर पहले उनकी प्रॉपर्टी को देखते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो दोस्तों। तो एस ब्लॉक क्या होता है, आवर्त सारणी के सबसे बाईं ओर 2 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थित तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को 2 उपवर्गों एक तो फर्स्ट ए और दूसरा सेकेंड ए वर्ग में रखा गया है। इनकी कुल संख्या 13 है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए ब्लॉक्स आप देख रहे हैं दोस्तों, ये टोटल इनकी काउंटिंग कितनी होती है, 13 होती है। और ये जो आवर्त है, यहाँ साइड में आपको आवर्त दिख रहा है एंड इधर जो आपको दिख रहा है ये वर्ग है। फर्स्ट ए और सेकेंड ए क्या है, ये वर्ग है। तो इसमें क्या है, 13 तत्व होते हैं जिन्हें क्रमशः हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम कहते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे एलिमेंट्स हैं और उन सब के आगे आपने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, उनका एटॉमिक नंबर लिखा है, जिसके अकॉर्डिंग हम इनका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो एस ब्लॉक के ये इतने एलिमेंट्स हैं। उसके आगे हम देखते हैं एस ब्लॉक की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे एस ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, इसमें क्या होता है, इनका सामान्य अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जैसा कि ये एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक में क्या होगा, अगर इनका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हमारा जो होगा वो NS1 से लेकर के NS2 तक होगा, मीन्स NS1 से 2 के बीच में होता है। और इस ब्लॉक में प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्व स्थित होते हैं। जैसा कि प्रथम एवं द्वितीय समूह का मतलब फर्स्ट है और सेकेंड है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं अथवा क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन का जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हीं का ये उपकोष होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर मान लीजिए S आ रहा है तो यानी कि वो S ब्लॉक का एलिमेंट है। और यहाँ पर जो N होता है वो उनके पीरियड्स को डिसाइड करता है। N क्या होता है, उनका आवर्त है। N यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। NS1 से 2, यहाँ पर N क्या है, ये आवर्त है। S1 और S2 में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 2 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और S क्या है, यहाँ पर ब्लॉक है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं तो ये कौन से किस ग्रुप का है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर ग्रुप दिखा रहे हैं दोस्तों, तो ये अगर हमारा NS1 आया, हमने कॉन्फ़िगरेशन किया NS1 आया, तो ये किस में, फर्स्ट ग्रुप में होगा। अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन NS2 आया तो ये सेकंड ग्रुप में होगा। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है एंड ये हमारा क्या है, सेकंड ग्रुप है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि आप इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कैसे होता है। जैसे हमारा सोडियम है, ठीक, हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन किया ऑफ बाउ नियम से, तो आया 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे देखिए, हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर गया, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो हमारा 3s1 में गया। तो यहाँ पर 3 क्या डिसाइड कर रहा है, ये जो 3 है ना, ये ब्लॉक्स को डिसाइड कर रहा है कि ये किस ब्लॉक, सॉरी 3s जो है वो ब्लॉक्स को डिसाइड कर रहा है कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, S ब्लॉक का एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा 3 है, 3 जो है वो ये डिसाइड कर रहा है कि ये कौन से आवर्त में आता है, तो ये कौन से आवर्त में आएगा, ये तीसरे आवर्त में आएगा। और जो ये 1 देख रहे हैं ना आप, ये 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे, अब आपको पता है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो अगर 1 होगा तो वो फर्स्ट ए ग्रुप का समूह का एलिमेंट होगा, और अगर 2 आया तो वो सेकेंड ए का हो जाएगा। तो यहाँ पे समूह में आप क्या देखेंगे, फर्स्ट ए। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो ग्रुप है वो फर्स्ट ए है एंड इसका जो आवर्त है वो थर्ड होगा। दोस्तों कैसे समझिए, यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे आप देख रहे हैं सोडियम को आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो आवर्त है इसका क्या है, थर्ड आया। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है ना, उसमें आवर्त इसका क्या आया, थर्ड आया। देन इसका इसका जो वर्ग है वो समूह है वो कौन सा आया, फर्स्ट ए आया। अभी आपने देखा भी सोडियम फर्स्ट ए वर्ग में कहाँ पे प्रेजेंट है, थर्ड आवर्त में प्रेजेंट है। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हमने किया सोडियम का और हमें पता चल गया कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, किस जगह पर प्रेजेंट है, किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर हम कैल्शियम को ब्रेक करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए कैल्शियम को लेते हैं। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 और 4s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4s2 में गया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ब्लॉक कौन सा आ रहा है, S आ रहा है, तो ये S ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। आवर्त कौन सा आ रहा है, यहाँ पे चौथा आवर्त आ रहा है। और समूह कौन सा आ रहा है, यहाँ पे समूह 2 आ रहा है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दूसरा समूह आ रहा है, यानी कौन से वर्ग का, यानी कौन से समूह का होगा, सेकेंड है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमने 2 चीज़ें क्यों लिखी, सेकंड ए भी लिखा और दूसरा हमने यहाँ पे 2 भी लिखा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अभी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। तो पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 से NP1 to 6 तक होता है। यहाँ पे 1 से 6 क्यों कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो P में कितने होते हैं, 1 से लेके 6 के बीच में ही होते हैं, आपको भी पता है। और यहाँ पर क्या है,
इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके संयोजी कोश के पी उपकोश में प्रवेश पाता है और पी ब्लॉक के तत्व इन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक में यानी कि पी उपकोश में जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि वो पी ब्लॉक का तत्व है। और पी ब्लॉक के तत्व में 13वें से लेकर 18वें समूह तक अर्थात 6 समूह के तत्व उपस्थित होते हैं। ये वर्ड्स अभी आपको अभी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये 13वें समूह से 18वां समूह क्या है। पहले ये समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल मीन्स धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व इसमें होते हैं। तो एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि जो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना वो जो है वो धातुएं होती हैं। उसमें धातुओं का गुण क्यों होता है, क्योंकि उसके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसको वो क्या करता है दे देता है या रिलीज कर देता है, निकाल देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो धातु ही होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन भी धातु के जैसे ही अपने गुण को दर्शाता है लेकिन वो गैस है, धातु नहीं है। तो वैसे बहुत अपवाद है हाइड्रोजन को लेकर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए हमें इनका क्या निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे मान लीजिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 से NP6 है, NP1 to 6 है। दोस्तों ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एस में देखा था हमने, उसका NS1 से 2 होता है, वो इसलिए दिखाया जाता है, अंतिम हम इसलिए देखते हैं ना ताकि हमें उसका आवर्त सारणी में उसकी स्थिति हम पता कर सके। अब कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत लंबा हो जाता है लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हमें बस अंतिम जो होते हैं लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है बस हमें वही जानना है। तो यहाँ पर P के लिए जो हम लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं वो NS2 को भी लेते हैं और साथ में NP1 to 6 को भी लेते हैं। यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, P उपकोश में प्रवेश पाता है। जहाँ पर अगर हमें ब्लॉक डिसाइड करना है तो ये P ब्लॉक का होगा और आवर्त डिसाइड करना है तो हम N को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, किसको देखेंगे, N को देखेंगे। और अगर हमें समूह लेना है तो हमें यहाँ समूह में 12 के साथ में NP यानी कि NP ये वाले उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसे ऐड करना होगा। अभी आप समझ लीजिएगा कैसे समझते हैं। उसके पहले यहाँ पर कुछ आप ब्लॉक्स को देखिए फिर समझिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स सभी मैंने दिखाए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक तो आपको दिख रहा है, ये जो 1 और 2 है ना यही क्या है, इसके वर्ग हैं। एंड यहाँ से देख रहे हैं आप ये जो संख्या होती है ऐसे करके यहाँ पे नहीं लिखी है, बट यहाँ पर क्या होता है ये इसके आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होंगे, 7 आवर्त होंगे, क्योंकि ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी कि दीर्घाकार आवर्त सारणी है। और आप पढ़िए पहले पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक में आप देख रहे हैं मैंने अभी आपको बताया कि 13वें से 18वें समूह के बीच में 13वां से 18वां समूह क्या है, ये देखिए ये है हमारा 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये क्या है हमारे 13वें से 18वें समूह के एलिमेंट्स हैं। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों, ये जो हमारा 13वें से 18वां समूह है ना ये हमारा 3rd A होता है। देन ये 14 जो होता है वो 4th A, ये 5th A, ये 6th A, ये 7th A एंड ये हमारा जो है वो 8वें समूह का मतलब एलिमेंट होता है। तो ये हमारे क्या है SPDF ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दोस्तों, SPDF। तो दोस्तों यहाँ पर आप FP देख लीजिए। इसमें अभी आपको और भी मैं पीरियोडिक टेबल से क्लियर करूँगी। पहले P ब्लॉक के एलिमेंट्स के कुछ गुणों को पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि जो हमारा P ब्लॉक होता है ना, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं वर्ग 13 क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 13वें वर्ग में आप कौन कौन से एलिमेंट्स देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिटेनियम, ठीक है। और 14 में आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। और यहाँ 15 में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। 16 में आप देख रहे हैं समूह में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम वगैरह हैं। एंड 17 ग्रुप में आप देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। 18 ग्रुप में आप देख रहे हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन है। पी ब्लॉक के हर एक समूह के जो एलिमेंट्स है ना उसके अपनी अलग क्वालिटी है। तो जैसे आप यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर हम 13वें ग्रुप की बात करें यहाँ पे, तो ये जो 13वां ग्रुप होता है ना इसे हम बोरॉन समूह कहते हैं। यानी यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम ये सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसे हम बोरॉन समूह के एलिमेंट्स बोलते हैं।
यहाँ पर क्या है हमारा 14 ग्रुप, ठीक है। 14 ग्रुप में आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारे कार्बन समूह के ग्रुप होते हैं जिसमें कार्बन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पर हम 15 में देख रहे हैं नाइट्रोजन समूह, यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी वगैरह आपको मिलेंगे। देन यहाँ पर जो हमारा 16 ग्रुप है इन्हें हम चाल्कोजन समूह कहते हैं, मीन्स सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देन हमारा ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना, ये 18 ग्रुप और 17 ग्रुप, ये इन्हें हम 17 ग्रुप को हैलोजन समूह बोलते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन होता है। इसके अलावा जो 18वां समूह होता है दोस्तों, इसे हम आइडियल गैस कहते हैं, इन्हें हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। और इसमें जो है वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ड मिल रहा है अक्रिय। अक्रिय का अर्थ होता है जो क्रियाशील नहीं होती है। ये क्रियाशील क्यों नहीं होती है, जैसे हम मान लीजिए नियॉन को ले रहे हैं, ठीक है। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आप कीजिए, नियॉन क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 2,8 आएगा। अब ये क्या है दोस्तों, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देख रहे हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो एक्स्ट्रा है और ना ही इसमें कमी है किसी चीज़ की, ये पूरी तरह से अपने में कंप्लीट है। और जब ये कंप्लीट हो गया तो इसको किसी से भी रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इसी वजह से इसे हम अक्रिय बोलते हैं, यानी कि क्रियाशील नहीं है ये गैसें। और ये हमारे एनवायरनमेंट में फ्रीली रूप में प्रेजेंट रहते हैं, तो मुक्त अवस्था में रहते हैं। इसीलिए इन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, या फिर इन्हें हम अक्रिय गैसेस भी कहते हैं, आइडियल गैस भी कहते हैं। तो ये सभी इसका क्या है, नाम है, उपनाम है। तो एक बार दोस्तों यहाँ पर हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करके समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमारा क्लोरीन है, ठीक। ब्रेक कीजिए उसको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, 3p5। आपको मैंने बताया कि हम अंतिम इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, NS2NP126 है ना, NP126 होता है दोस्तों। तो ये जो 1 to 6 है ना, ये क्या है, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन तो पी में प्रवेश पा रहा है, ठीक है। तो पी, इसका ब्लॉक कौन सा होगा, पी हो जाएगा। पर इसका आवर्त है वो क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसका आवर्त भी 3 हो जाएगा। बात हमारी समूह की आई, तो समूह के लिए अभी जस्ट आपने देखा कि हम समूह को कैसे डिसाइड करते हैं, उसमें 12 करके प्लस NP, यानी NP क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NP ग्रुप्स, ये NP। तो यहाँ पे N क्या है, हमारा ये जो आवर्त है, ठीक है, और यहाँ P क्या है, उसका ये ब्लॉक है। देन P में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो ये 12 में हम 5 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। और जब 17 आ जाएगा तो इसी को हम कहेंगे कि ये हमारा किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये हमारा 7th A ग्रुप का एलिमेंट है। तो इस तरह से हमें इसकी पूरी क्वालिटी पता चल जाएगी। और साथ ही आपको पता है कि 7th A ग्रुप में, यानी कि 17 ग्रुप है, वो किस में आता है दोस्तों, तो 17 ग्रुप हैलोजन में आता है, आपने अभी देखा जस्ट। तो ये हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, और आपको पता है क्लोरीन हैलोजन ग्रुप का है भी। फिर हम यहाँ पे क्रिप्टॉन को ब्रेक करते हैं। क्रिप्टॉन को आप देखिए, क्रिप्टॉन को आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 4s2, 4p6, इसी को हम लेंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन P में प्रवेश पा रहा है तो इसका ब्लॉक P हो गया, आवर्त 4 हो गया, लेकिन समूह क्या होगा, 12 + 6, यानी कि इसको काउंट करेंगे तो 18। और अभी आपको मैंने बताया कि 18 जो है वो 18 ग्रुप का समूह है, यानी कि इसको हम 8th A लिखेंगे। तो इसी तरह से ये किस में आएगा, 8th A आपको पता है अक्रिय गैस में आएगा। तो आपको पता भी ये क्रिप्टॉन अक्रिय गैस होते हैं। फिर हम सिलिकॉन लेंगे, इसका भी आप अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए तो यहाँ पे 3s2 एंड 3p6 है। 3s2 देखिए यहाँ पे P जो है वो अंतिम उपकोष है, तो ब्लॉक तो P हो जाएगा, लेकिन आवर्त यहाँ पे कौन सा होगा, 3 होगा। और समूह जो है वो 12 + 2, यानी कि P के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो 14वां ग्रुप आ जाएगा। और 14वां ग्रुप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, 4th A बोलते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं D ब्लॉक के एलिमेंट्स। D ब्लॉक के एलिमेंट्स को समझने से पहले आपको एक पीरियोडिक टेबल से मैं समझा देती हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, अभी जस्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था ना, कि हम कैसे पढ़ें। यहाँ पे 13, 14, 15, तो ये जो समूह है ना, 13 को हम 3rd A भी बोलते हैं, और 14 को 4th A, 15 को 5th A, 16 को 6th A, 17 को 7th A, और 18th को हम 8th A ग्रुप का एलिमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, ऐसा हम बोलते क्यों हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर D ब्लॉक को पढ़ लेते हैं।
तो डी ब्लॉक क्या होता है? डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके संयोजी कोश के पहले के कोश के डी उपकोश यानी कि पेन्यूल्टीमेट सबसेल में प्रवेश पाता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d से 1 to 10 से लेकर के ns1 to 0 to 2 तक होता है। दोस्तों ये वर्ड क्या है? यहाँ पे जैसे आपने P के लिए देखा था क्या होता है हमारा ns2 np 1 to 6, S के लिए हमने देखा था n 0 से लेके 2 ns 0 to 2, वैसे D का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो n-1 d 1 to 10 से लेके ns 0 to 2 होता है। दोस्तों n-1 क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये जो हमारा n है ना, इससे हम एक कम जो लेते हैं वही हमारा क्या होता है यहाँ पे, वही हमारा वही हमारा क्या होता है यहाँ पर पूरा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और यहाँ पर जो हमारा आवर्त होता है ना वो हम इस वाले n से डिसाइड करते हैं, इस ns वाले n से डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। और डी ब्लॉक के तीसरे यानी कि 12वें समूह तक के, तीसरे से लेकर के 12वें समूह तक के जो 40 एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं वो सभी धातुएं होती हैं और इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और एक चीज़, डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संक्रमण तत्व। तो यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे डी ब्लॉक का, तो हमारा ये होता है, अभी हमने जस्ट देखा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश पाएगा तो ये हमारा ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। देन आवर्त हम यहाँ पर n से डिसाइड करते हैं और हमारा जो समूह होता है वो n-1 d के इलेक्ट्रॉन प्लस ns के इलेक्ट्रॉन, यानी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो हमारा पूरा ग्रुप डिसाइड होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए तब अच्छे से क्लियर होगा। दोस्तों हम यहाँ पे चलिए आयरन को लेते हैं, ठीक है, Fe को, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। अभी हमने देखा ना यहाँ पर क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन हम इन दोनों को लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा n है, ठीक, और n-1 तो 4-1 यानी 3, तो ये क्या हमारा 3d6 आ रहा है ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो हमारा d में प्रवेश पा रहा है, बट आवर्त जो है वो हम 4 से डिसाइड करेंगे और यहाँ पर हम समूह जो है वो डिसाइड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे। तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा और 8 को हम बोलते हैं दोस्तों 8th B, ठीक है। क्या बोलते हैं? 8th B बोलते हैं। फिर हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉपर है, ठीक है। कॉपर को ब्रेक करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा 3d10 एंड 4s1 आ रहा है, ठीक है। डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है। आवर्त हमारा ये ns वाला डिसाइड करेगा, ठीक है, ये ns डिसाइड कर रहा है। देन समूह यहाँ पे कैसे पता चलेगा? समूह जो है वो हमारा ये डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है? इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करिए, ये 10 है और ये 1 है, काउंट करेंगे तो 11 आएगा। और 11 जो है ये फर्स्ट बी का ग्रुप है, फर्स्ट बी ग्रुप का एलिमेंट है। देखिए कैसे समझ में आता है दोस्तों, यहाँ पर आप पूरा पीरियोडिक टेबल समझिए, आपको अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा है एलिमेंट, ये हमारा S ब्लॉक का है, ठीक। इधर के जो एलिमेंट है वो हमारा P ब्लॉक का है और जो बीच के एलिमेंट होते हैं वो हमारा किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है? D ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि 13वें समूह से लेके 12वें समूह तक, आप देखिए यहाँ पर लिखा है ना 3 4 5 से मतलब तीसरे समूह से लेकर के 12वें समूह तक के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारा क्या होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो हमारा तीसरा समूह है उसको हम इसको हम क्या बोलते हैं? 3rd B बोलते हैं। चौथे को यहाँ पर हम बोलते हैं 4th B, 5वें को 5th B, 6वें को 6th B, 7th को 7th B। और इसके अलावा हम जो 8वां समूह है ना दोस्तों, इसे हम तीनों में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारा 8 आ रहा है या 9 आ रहा है या 10 आ रहा है तो भी वो ये तीनों अगर आ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन करने पर ये समूह, तो वो 8वें समूह का एलिमेंट होगा। और अगर हमारा 11 या 12 आ रहा है, 11 आ रहा है तो फर्स्ट है और 12 आ रहा है तो सेकेंड बी, फर्स्ट बी और 12 आ रहा है तो सेकेंड बी। तो दोस्तों हमारा 11 आया है ना यहाँ पे, तो ये हमारा कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा? हमारे कॉपर जो है वो फर्स्ट बी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो समूह है इसे हम रोमन अंक से भी लिखते हैं और साथ ही हम अपने नॉर्मल डेसिमल नंबर से भी लिखते हैं। तो ये हमारे क्या है, हमारे समूह को डिसाइड करते हैं और ये जो है हमारे आवर्त को डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे हमारा पीरियोडिक टेबल है दोस्तों। और हमने अभी यहाँ पर देखा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। जो हमारा पहला है ये
क्षारीय धातुएं और दूसरा हमारा क्षारीय मृदा धातुएं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स धातु, अधातु, उपधातु सभी होते हैं। और हमारा जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है वो मेनली हमारा जो है वो मेटल ही होता है, इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखिए। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही ईजी है, कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन तत्व के संयोजी कोश के एन के 2 कोश पहले यानी n-2 के एफ उपकोश में प्रवेश पाता है तो उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और एफ ब्लॉक में तत्वों की 2 श्रेणियाँ उपस्थित होती जिन्हें हम लैंथेनाइट श्रेणी या दुर्बल मृदा तत्व कहते हैं, जिनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 58 से लेकर 71 तक होता है एटॉमिक नंबर। और दूसरा हमारा एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व यानी ट्रांस यूरेनियम तत्व, जिन्हें हम कहते हैं 89 से 103 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, वो हमारा किस में आता है, वो हमारा एक्टिनाइट श्रेणी में आता है। तो ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। वैसे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही ईजी होता है, हमको कॉन्फ़िगरेशन इसका देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन हमारा 57 से 71 के बीच में है तो वो लैंथेनाइट श्रेणी का ग्रुप होगा। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 89 से लेकर के 103 के बीच में होगा तो वो हमारा किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, एफ ग्रुप का एलिमेंट होगा। एक चीज़ और ट्रिक के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टीनियम, एक्टीनियम मतलब 89, एक्टीनियम 89, ऐसे आप याद करिए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो एक्टीनियम मीन्स 89, एक्टीनियम 89, तो 89 से जो स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स तो वो एटॉमिक नंबर तो वो हमारा किस में आएगा, एक्टीनियम। और एक्टीनियम क्या है, हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसका अपोजिट अगर आप एक याद रखेंगे तो दूसरा याद हो ही जाएगा। अगर आपको एक्टीनियम याद है तो लैंथेनाइट का आपको याद ही हो जाएगा, तो लैंथेनाइट का 57 से होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो गया पूरा जितना भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं। और उन एलिमेंट्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम उनसे पता चल जाएगा कि वो किस ब्लॉक में प्रेजेंट है, कौन से ग्रुप का है और कौन से आवर्त का एलिमेंट है दोस्तों। तो आप यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और जैसा कि एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। यहाँ पर ये 18 जो है काउंट करेंगे आप ये तो पूरा हमारे कितने होंगे, 18 होंगे। एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताना चाहूँगी कि जैसे इसको काउंट करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट ए से लेकर पूरा 8th ए तक जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा सेकंड बी से लेकर पूरा 8th बी तक जाता है। तो अगर हम काउंट करें कि फर्स्ट ए से लेकर 8th ए यानी 8 हो गया, सेकंड बी से लेकर 8th बी यानी 8 8 16 हो गया। तो हमारे ग्रुप जो है वो 16 होने चाहिए ना, लेकिन होते 18 हैं। 18 कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 8वां ग्रुप है ये 2 भागों में बट जाता है, यानी कि इसको 3 टाइप मतलब कि इसको हम अगर 8 9 10 आएगा तो भी हम उसको 8वें में ही काउंट करते हैं। इस वजह से जो 18 होते हैं वो 2 यहाँ से बढ़ जाते हैं तो हमारे पूरे 18वें समूह हो जाते हैं, 18 समूह हो जाते हैं और 7 आवर्त हो जाता है। तो ये हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एक पीरियोडिक टेबल और उसके एलिमेंट्स। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।